जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी ये क्लास होती है। आज की ये हमारी क्लास 23 नंबर की क्लास होगी। इससे पहले हमने 22 क्लासेस करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, या इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो सभी क्लासों का लिंक आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और इस क्लास में हर क्वेश्चन से संबंधित आपको साइड में एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्परिणाम का अपराध किया जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट हो जाएगा, षड्यंत्र। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और बता दें, आईपीसी की धारा 107 में दुष्प्रेरण के 3 प्रकार बताए गए हैं। किसी का सहायता करना, या किसी को षड्यंत्र द्वारा, या किसी को उकसाना। ये तीनों के तीनों जो है दुष्प्रेरण के प्रकार हैं। पहला आपका सहायता द्वारा, दूसरा है षड्यंत्र द्वारा, या तीसरा है उकसाने द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध नफरत, अफवाह एवं मानहानि को फैलाता है तो उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। तो बताएं दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध जो है अफवाह या मानहानि को फैलाता है तो उसे किस दंड के लिए जो है अपराध के लिए दंडित किया जाएगा? तो राइट आंसर बनेगा राजद्रोह के लिए उसे दंडित किया जाएगा। और बता दें, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के का में राजद्रोह संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं। तो कौन से धारा में? 124 के का में जो है भारतीय दंड संहिता के इसको परिभाषित किया गया है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित दंड का प्रावधान दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित दंड का प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है? तो आपका राइट आंसर बनेगा धारा 120 के खा में जो है इसका प्रावधान किया गया है। और बता दें, भारतीय दंड संहिता की धारा 120 के का में जो है आपराधिक षड्यंत्र संबंधी परिभाषाएं दी गई हैं, और जबकि धारा 120 के खा में आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित दंड के प्रावधान दिए गए हैं। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। धारा 120 के का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है, और धारा 120 के खा में जो है आपराधिक षड्यंत्र के दंड का प्रावधान किया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, जानबूझकर कोई भी व्यक्ति अपराध कर रहा है और कोई अगला व्यक्ति उसकी मदद भी कर रहा है, तो दोनों के दोनों किस अपराध के श्रेणी में आएंगे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दुष्प्रेरण के श्रेणी में आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही का चयन करें। तो पहला आपका कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की कोई धारा यह बताती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी होना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। ये बिल्कुल सही दिया गया है, पहला वाला। अगला कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। ये भी बिल्कुल सही है कि भारतीय दंड संहिता की जो है धारा यह बताती है कि आत्महत्या की कोशिश जो है एक प्रकार का अपराध है। तो बताइए, इन चारों में से राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा? तो चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसे केदारनाथ बनाम बिहार राज्य के मामले में असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा में जो है इसका प्रावधान दिया गया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 124 के ए में इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितनी व्यक्ति होने चाहिए। तो बताइए दोस्तों, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और बता दें, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में सामान्य आशय को तथा धारा 149 में सामान्य उद्देश्यों के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा दोनों के दोनों कौन सी धारा, धारा 34 में जो है सामान्य आशय को और धारा 149 में सामान्य उद्देश्यों के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और बता दें, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम इसमें 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि के विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, विधि के विरुद्ध जमाव को कौन सी धारा में जो है परिभाषित किया गया है। तो ये आपका धारा 141 में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि के विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है तथा विधि के विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा, कितने व्यक्ति, 5 व्यक्तियों का कम से कम होना आवश्यक है इसमें। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है ऐसे जनसमूह के उद्देश्य के अभियोजक में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य खाली जगह के अपराध का दोषी होता है। तो बताइए दोस्तों, इस खाली जगह में क्या भरा जाएगा। ऑप्शन है राजद्रोह, पीछा करना, बलवा या चोरी। तो इसमें जो है आपका बलवा भरा जाएगा। ऐसे जनसमूह का हर सदस्य बलवा के अपराध से दोषी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इसका प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है। तो चारों में से राइट आंसर हो जाएगा धारा 171 के का में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्रख्यान का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में किया गया है। तो बताइए दोस्तों, इसका प्रावधान कौन सी धारा में किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 153 के खा में जो है इसका प्रावधान किया गया है। और बता दें, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्रख्यान का प्रावधान भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की धारा 153 के खा में जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से बलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों, बलवा करने वाले व्यक्ति को कितने वर्ष का दंड दिया जा सकता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 वर्ष का दंड का प्रावधान दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा को परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में जो है दंगा को परिभाषित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, धारा 159 में जो है दंगा को परिभाषित किया गया है। और बता दें, भारतीय दंड संहिता की धारा 159 के अंतर्गत दंगा को परिभाषित किया गया है तथा धारा 160 में दंगा से संबंधित दंड का प्रावधान किया गया है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा,
159 में दंगा की परिभाषा दी गई है और 160 में जो है दंगा से संबंधित दंड के प्रावधान दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से विधि के विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होना आवश्यक है। तो बताइए दोस्तों, विधि के विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। और बता दें, भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में विधि के विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है तथा विधि के विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में मिथ्या साक्ष्य देना के अपराध परिभाषित है। बताइए दोस्तों, ये आपका 2011 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मिथ्या साक्ष्य देना कौन सी धारा में जो है परिभाषित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 191 धारा में जो है इसको परिभाषित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आता है। तो बताइए दोस्तों, सार्वजनिक उपद्रव भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अंतर्गत आता है। तो यह जो है धारा 268 के तहत आता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत लोक सेवाओं के लोक कृत्यों के निर्वाह में बाधा डालने के अपराध का प्रावधान है। तो बताइए दोस्तों, लोक सेवकों के जो है कृत्यों के निर्वाह में बाधा डालने के अपराध का प्रावधान कौन सी धारा में दिया गया है। तो राइट आंसर बनेगा धारा 186 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत बाल संघ की पीड़ित के परिचय प्रकटन को दंडनीय घोषित किया गया है। तो बताइए दोस्तों, कौन सी धारा के अंतर्गत जो है बाल संघ पीड़ित के परिचय प्रकटन को जो है दंडनीय घोषित किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। धारा 228 के का में जो है इसका दंडनीय घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति दोषभाव तरीके से किसी प्राणघातक रोग का संक्रमण फैलाता है तो उसे कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो बताइए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अगर दोषपूर्ण तरीके से प्राणघातक रोग को संक्रमण करता है अर्थात समाज में फैलाने का काम करता है तो उसे कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसे 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा जो है अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 14, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा अध्याय, अध्याय 14 में जो है वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से गलत वजन या माप के छलपूर्ण उपयोग के लिए भारतीय दंड संहिता में निर्धारित कारावास की अधिकतम सजा कितनी है। अगर कोई भी व्यक्ति गलत वजन या दुकानदार गलत माप करता है तो उसे कितने वर्ष तक का कारावास हो सकता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, उसे जो है 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है खाली जगह तरीके से सार्वजनिक रास्तों पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। तो बताइए दोस्तों, स्टंटबाजी अर्थात
खतरे तरीके से ड्राइवरिंग करना जो है कौन से जो है अपराध के अंतर्गत माना जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आधाधुन या लापरवाही तरीके से सार्वजनिक रास्तों पर ड्राइवरिंग करना जो मानव जीवन के लिए खतरा डाले, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यही जो है खाली स्थान में भरा जाएगा, आधाधुन या लापरवाही। और बता दें भारतीय दंड संहिता के जो है धारा 129 में जो है इसके दंड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। कौन से? 279 में जो है इसके दंड से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं आईपीसी की धारा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मृत्युदंड वायरल में से विरलतम मामले में से दिया जाना चाहिए, इसका निर्धारण किया गया है। तो बताइए दोस्तों कौन से जो है वाद में मृत्युदंड से संबंधित प्रावधान को जो है बताया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वायरल की जगह विरल होना चाहिए कहे तो क्वेश्चन बनेगा मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए, इसका निर्धारण जो है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में किया गया था इसी वाद में। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जब कोई भी खाली जगह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अश्लील वस्तु वितरित करता है तो वह अपराध का दोषी है। तो बताइए दोस्तों कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए जो है या व्यक्ति के लिए कोई भी अश्लील वस्तु वितरित की जाती है तो वह अपराध माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए जो है अश्लील वस्तु का वितरण करना दंड माना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में जो है अंतर स्पष्ट किया गया है? तो बताइए दोस्तों कौन सी वाद में आपराधिक मानववध और हत्या दोनों का जो है अंतर स्पष्ट किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेग बनाम गोविंदा वाद में जो है आपराधिक मानववध और हत्या के अंतर को जो है स्पष्ट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाद का संबंध किस से है? तो बताइए दोस्तों के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र किस से है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गंभीर एवं अचानक प्रकोपन से इस वाद का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ से आपके भारतीय संविधान के क्वेश्चन शुरू हैं, क्योंकि इस क्लास में जो है 25 क्वेश्चंस आपके मूल विधि के और 25 क्वेश्चंस भारतीय संविधान के होते हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो बताइए दोस्तों यह जो है वाक्य किसके द्वारा कहा गया था? तो यह वाक्य जो है आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो बताइए दोस्तों कौन से अधिनियम के द्वारा जो है भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे जो है बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे? तो बताइए दोस्तों कौन जो है इनमें से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो राइट आंसर बनेगा बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यही जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला जो क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है?
तो बताइए दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से के संविधान से लिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था, अर्थात रूस के संविधान से। ठीक है दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ जो है रूस के संविधान को कहा जाता है और इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट, कौन से 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको शामिल किया गया था और इन्हें रूस के संविधान अर्थात पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के मूल अर्थात आरंभ संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो बताइए दोस्तों, जब भारत का मूल संविधान बना था तब जो है कितने अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद थे। और अगर वर्तमान में पूछता है तो वर्तमान में लगभग जो है 468 प्लस जो है इस टाइम पे अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला कह रहा है पंचायतें भाग 9 में, तो ये आपका सही दिया गया है। दूसरा कह रहा है नागरिकता भाग 2 में, ये भी आपका सही दिया है। अगला कह रहा है संघ राज्य क्षेत्र भाग 13, तो ये भी आपका सही दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र जो है भाग 13 में वर्णित है। अगला कह रहा है अधिकरण भाग 10, ये आपका गलत दिया गया है। अधिकरण का उल्लेख भाग 10 में नहीं बल्कि भाग जो है 14 में वर्णित है। किसमें दोस्तों? भाग 14 में इसका प्रावधान दिया गया है, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो बताइए दोस्तों, विशेष उपबंध जो है वित्त विधेयकों के लिए कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से आर्थिक नियोजन को संविधान की किस सूची में सम्मिलित किया गया है? तो बताइए दोस्तों, आर्थिक नियोजन में जो है कौन से सूची में इसको शामिल किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में जो है इसको शामिल किया गया है। किसमें दोस्तों? समवर्ती सूची के प्रविष्ट संख्या 20 में जो है इसको सम्मिलित किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, कौन सी? प्रविष्ट संख्या 20 में इसको सम्मिलित किया गया है आर्थिक नियोजन को समवर्ती सूची के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो बताइए दोस्तों, कौन से जो है संशोधन के तहत उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और इसके साथ जो है पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है उद्देशिका में जोड़े गए थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत निम्न में से किसे माना जाता है? तो बताइए दोस्तों, राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत किसको भारत में माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जनता को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कावेरी जल विवाद के अंतर्गत निम्नलिखित राज्य आते हैं। तो बताइए दोस्तों, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी राज्य जो है कावेरी जल विवाद में आते हैं। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर
राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो बताइए दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो राइट आंसर बनेगा अनुच्छेद 24, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो बताइए दोस्तों, इसको जो है संसद ने कब पारित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 2019 को जो है इसको संसद में पारित किया गया था, परंतु इसको जो है मंजूरी राष्ट्रपति की 12 दिसंबर 2019 को मिली थी। कब दोस्तों? 12 दिसंबर 2019 को जो है इसको राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। एक तरफ आपका मौलिक अधिकार दिया है और दूसरी तरफ उससे संबंधित आपका अनुच्छेद दिया गया है। तो पहला कह रहा है अस्पृश्यता का अंदर, अनुच्छेद 17, ये आपका सही दिया गया है। अगला कह रहा है गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, अनुच्छेद 23, तो ये आपका गलत दिया गया है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण जो है अनुच्छेद 23 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 22 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगला कह रहा है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25, ये भी आपका सही दिया है। अगला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29, ये भी आपका सही दिया है। तो बाकी आपके सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत दिया था, अनुच्छेद 23, जबकि गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में जो है इसका प्रावधान दिया गया है, ना कि अनुच्छेद 23 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक खाली जगह है। तो बताइए दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में जो है सुनिश्चित किया गया है, यह एक प्रकार का क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के घ में दिया गया है। तो साथ में ये भी याद रखिएगा, किसमें दोस्तों? 39 के घ में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मनरेगा योजना लागू की गई थी? ये आपका 2021 यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, मनरेगा योजना जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लागू की गई थी? तो बता दें, मनरेगा योजना भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 43 के तहत जो है लागू की गई थी। कौन से? भाग 4 के अनुच्छेद 43 के तहत इसको लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में जो है बाद में जोड़ा गया था? तो बताइए दोस्तों, कौन सा इनमें चारों में से है ऐसा नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसको संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मुक्त कानूनी सलाह, इसी को जो है बाद में जोड़ा गया था। और बता दें, इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 39 के का में जो है जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, कौन से अनुच्छेद में? 39 के का में इसको जोड़ा गया था, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से
भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं। तो बताइए दोस्तों, 70वें संशोधन के तहत कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेशों को जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली तथा पांडिचेरी राज्य। यही 2 केंद्र शासित राज्य हैं जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी में अधिकार दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर बनेगा, राष्ट्रपति जो है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक प्रधान राष्ट्रपति होगा? तो बताइए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई भी उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के तहत अगर राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा अपना वो त्याग पत्र दे देता है या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है और कोई भी उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब इस स्थिति में जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदयुक्त को विवेचित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा उसके पदयुक्त की विवेचना करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो बताइए दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए और इसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में वर्णित है। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? तो बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था जो अपने कार्यकाल में एक भी बार संसद में नहीं उपस्थित हुए थे? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ये ही एक ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री अभी तक के हैं जिन्होंने संसद में अपने कार्यकाल में एक भी बार भाग नहीं लिए थे, अर्थात संसद में शामिल नहीं हुए हैं। और अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक ही रहा है। ठीक है दोस्तों, कब से? 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यहीं तक आज की क्लास में मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ कवर किया। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे इसकी क्लास 24 लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।